आए हैं कि ऐसे कार्य करके भी एक बड़े बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आम लोगों की मदद की जा सकती है, समाज की मदद की जा सकती है। उनके साथ साथ हमारे देशी छत्तीसगढ़ में यहाँ मौजूद है। मैं मंच पर आ चुके हैं और दोस्तों सबसे बड़ी चीज जिनका हमें लंबे समय से इंतजार था, और आम आदमी ये सोचता है कि कृपया एक बार देख तो ले कि बाबा कैसे लगते हैं। जब आगरा में थे, प्रतिमान स्थापित किए हैं डॉक्टर हरदेव सिंह जी, प्रशासनिक अधिकारी पद पर रहते हुए भी इतने बड़े काम करते हैं। मैं डॉक्टर हरदेव सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया हमारे मुख्य अतिथि बाबा हरदेव सिंह जी आप वर्तमान शारदा समाज सहायक योजना के निदेशक भी है। पीसीएस हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जेपी तिवारी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच ग्रहण करें। श्री जेपी तिवारी जी यूपी प्रेस क्लब के सेक्रेटरी हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं। श्री जेपी तिवारी हमारे साथ हमारे बीच में लखनऊ से ही हमारे चतुर्वेदी जी से हमने उनसे भी निवेदन किया था कि वो कृपया हमारे साथ रहे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच ग्रहण करें। श्री किशन चतुर्वेदी जी के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्री भारती सिंह जी, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार और युवा साथी भी है। उनका अपना एक कार्यक्रम श्री बलवीर सिंह चौहान, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी मंच ग्रहण करें। श्री बलवीर सिंह चौहान पेशे के तौर पर करते हैं, ये उनका पेशा है। मैं प्रसन्नता से तुम्हारे से चाहूँगा कि वो भी ऊपर आ जाए। अक्सर ऐसा होता है कि उसे पत्रकारिता को पेशे की तरह मान के अपनाया जाता है और उसमें से जो समाज चिंतन होता है, जो समाज हित होता है, अक्सर वो उसमें से गायब होता है। जबकि वास्तविकता ये है कि जो पत्रकारिता है वो निहायत पेशा ही नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक चिंतन उससे जुड़ा हुआ है। और ये बात हो रही है कि हर पत्रकार के अपने अपने सामाजिक सरोकार हुआ करते हैं। हर व्यक्ति के अपने सामाजिक सरोकार होते हैं। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, जैसे माहौल में रहता है, उसी तरीके से वो सोचता भी है। उसकी सोचने की शक्ति उसकी पूरी की उसके माहौल से लेकर में हमारा अपने अपने विषय नहीं जाएंगे। और हमने सीखना का विषय, हालांकि हमारे साथियों ने बहुत सोचा कि ये विषय क्या है। हम लोगों ने जैसे रखा जन हित में, जन सामान्य के हित में मीडिया और कार्यपालिका का समन्वय। ये हो सकता है कि समन्वय के सवाल पर हमारे बहुत सारे साथी सवाल खड़े करेंगे, सर उनका तो समन्वय कभी होना ही नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे साथी हमारे लिए कि नहीं, समन्वय होना चाहिए। हम लोग उसमें जो सबसे जरूरी चीज थी वो पहले जोड़ दी, जन सामान्य के हित में हम जो बात कर रहे हैं समन्वय में, आज उस दूसरे शब्द में समझा रहे हैं वो जन सामान्य का है, और उसको लेकर अगर समन्वय हो ना हो, ये एक अच्छा डिस्कशन भी हम लोग याद रखेंगे। हमारे दो विशेष अतिथिगण और हमारे दूसरी विशेष अतिथि हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री रविंद्र सिंह जी, वो भी अभी बस खुशी पर आने वाले हैं और उनके आने के साथ ही हम लोग प्रोग्राम को पूरा शुरुआत कर देंगे। जैसा कि कार्यक्रम का जो संक्षिप्त परिचय मैंने रखा और कार्यक्रम का तो हम ये कहें सबसे महत्वपूर्ण जो आकर्षण है, क्योंकि समाज से सामने जा रहा है, जो तेज बहाव है समाज का, उसके विपरीत चलने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। और वो है बाबा हरदेव सिंह जी, बहुत प्रभावित लोगों ने बड़े चर्चे से जो उन्होंने अपनी सेवा में रहते हुए आज भी कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा। और शायद हमारे अंदर में कहीं ना कहीं ये बात भी कि हम भी ऐसे ही बनेंगे। एक जो अंदर से ऊर्जा पैदा होगी, वो ऊर्जा की स्रोत हमारे डॉक्टर हरदेव सिंह जी से विख्यात है। वो हमारे मुख्य कार्यक्रम की आज भी है। साथियों, डॉक्टर धर्मराज जी के बारे में प्रथम सत्र के जो हमारे लोकार्पण और विमोचन का कार्यक्रम है, जिसका विमोचन हमारे मुख्य अतिथि महोदय करेंगे। डॉक्टर धर्मराज, अक्सर ऐसा होता है कि आदमी
परेशानी होकर टूट जाता है और वो या तो एकदम से परेशान हो जाता है या वो गलत रास्ते में चला जाता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो तमाम परेशानियों को झेलते हुए चले रहते हैं। डॉक्टर धनराज जी का जन्म 25 दिसंबर 1968 को हुआ। बहुत कम आयु है उनकी और इतनी कम आयु में उन्होंने जो साहित्य का सृजन किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कस्बा सौंप में आपके पिताजी रहा करते थे, वही उन्होंने जन्म लिया और उनके बहुत कम उम्र में ही उनकी माताजी का भी निधन हो गया धनराज जी की, और उसके बाद से पूरा बोझ धनराज जी ने पूरी जिम्मेवारी के साथ उठाया और उसको आज तक उठाते आ रहे हैं। एक छोटी सी दुकान स्टेशनरी की और जनरल स्टोर की, उसके साथ ढेर सारी पढ़ाई। हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि श्री उमेश कुमार सिंह चौहान जी भी आ चुके हैं और साथ ही श्री रमेश जी हमारे राष्ट्रीय सचिव भी आ चुके हैं और उनका भी स्वागत करते हैं। तो जो हम धनराज की बात कर रहे थे, साथियों हमारे सभी अतिथि आ चुके हैं और कभी वो हमारे साथी एक मिनट हमारे साथी धनराज जी को आग्रह करूंगा कि वो श्री रवींद्र सिंह जी का बुके बैठकर स्वागत करें। श्री धनराज जी रवींद्र सिंह जी का हमारे विशेष अतिथि का महोदय का स्वागत करेंगे बुके बैठकर। मैं कपड़ा के बेहद प्रतिष्ठित और मशहूर शायर, बुजुर्ग शायर और उस्ताद शायर श्री महेंद्र नवाज साहब को निवेदन करूँगा कि वो बुके बैठकर हमारे विशेष अतिथि महोदय श्री तिवारी जी का, श्री जेपी तिवारी जी का स्वागत करें। श्री मनीष साहब जो हमारे कपड़ा के उस्ताद शायर हैं, अपने साथी दिनेश पंकजी से मैं आग्रह करूँगा कि वो हमारे विशेष अतिथि श्री टीवी सिंह का बुके बैठकर स्वागत करें। हमारे अपने साथी बलजीत बंसल उनसे आग्रह करूँगा कि श्री भारती जी का हमारे विशेष अतिथि का बुके बैठकर स्वागत करें। श्री विष्णुदास अग्रवाल जी हमारे राष्ट्रीय और हमारे साथी काफी अच्छे साथी हमारे काम करते शास्त्रीय मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो मुख्यमंत्री हमारे श्री बाबा आशीष और बुके बैठकर स्वागत करें। श्री विष्णुदास अग्रवाल जी युवा ग्रुप व्यापार परिषद के जिलाध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है श्री सुधीर बाबू अग्रवाल जी, चेयरमैन है सौंप शायद श्री सुधीर बाबू अग्रवाल जी। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री त्रिवेदी साहब को मुझे बैठकर स्वागत करें। साथियों मैं आग्रह करूँगा श्री विष्णुदास अग्रवाल जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशेष अतिथि बनकर स्वागत करें। श्री विष्णुदास अग्रवाल जी। कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथि बाबा हरदेव सिंह जी का, कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री उमेश कुमार जी चौहान, आज के पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हरिओम सिद्दीकी जी एवं श्री रवि सिंह जी, श्री जेपी तिवारी जी, श्री टीवी सिंह जी, श्री किशन चतुर्वेदी जी एवं
श्री भारतेंद्र जी, ऐसे सभी आगंतुक अतिथि बंधुओं का एवं सभागार में उपस्थित सभी उपस्थित सज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मैं उजड़ गया मेरा घर और मैं हो गया घर से बेघर, विस्थापितों की भांति मैं बन गया शरणार्थी, मजबूरन रहने लगा बाढ़ पीड़ित कैंप में। हाँफती सांसें, कांपते मन और थरथराते पैरों से मैं रोज खड़ा होता एक लंबी कतार में, इस आशा में कि दोबारा जाएगा शाम होने तक मेरा भी नाम। किंतु वहाँ मांगा जा रहा था उजड़ जाने का सबूत। अब कौन बताए उन्हें कि सबूत भी तो उजड़ गया है। इस कथा के साथ मैं इस कथा से बचूंगा जिक्र वालों का तो जब लोगों को पता चल ही गया है, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। रामा जी के जो व्यक्तिगत परिचय के बारे में मैंने अभी बेहद बढ़िया वक्ता से गए, बहुत शानदार वक्ता से गए। सभी विशिष्ट अतिथि महोदयों से भी यही निवेदन करूँगा कि वो पुस्तक का लोकार्पण हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किया और पुस्तक का लोकार्पण हमारे महोदय द्वारा किया गया। रविंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि उपरोक्त पुस्तक से वो कुछ जो उनकी टिप्पणी है वो करें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि धर्मराज जी जिन्होंने इस पुस्तक को रचा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनके लेखन की किताबों पर लेखन की जो उन्होंने जो उनका साहित्य संसार है उस पर संक्षिप्त में दो शब्द जरूर कहें। हमारे साथी डॉक्टर धर्मराज जी। मंचासीन सभी मेरे अध्यक्ष, उपस्थित जीवी वर्ग के सभी महानुभाव, मेरे कस्बा शौक से पधारे मेरे सभी 25 दिसंबर 1968 को इस पृथ्वी पर आने के बाद जिस प्रकार से जो परिस्थितियां और परिवेश जिन्होंने मुझे मेरा निर्माण किया, इस कविता संग्रह के और कविताओं में वो परिलक्षित और दृष्टि दिखाई देती है। मेरा प्रयास है कि मेरा जिस पर मैंने शुरू किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दुनिया उनको कवि के रूप में जानती है, कथाकार के रूप में उनका मैंने शोध प्रबंध लिखा है। उसके लिए आगे करके पुस्तक छपवाऊं। बाकी की सारी जो स्थिति है और परिस्थितियां हैं वो इस पुस्तक से आप जनों के सामने मैंने प्रस्तुत कर दी हैं। आप सभी आज के इस कार्यक्रम को देखकर मैं काफी अद्भुत हूँ और आप सबका आभारी भी कि आपने समय निकाला। धन्यवाद। गोष्ठी के अध्यक्ष हसी सिद्दीकी साहब, बाबा हरदेव सिंह जी, उमेश कुमार सिंह जी और हमारे सभी पत्रकार साथी, मैंने इस पुस्तक को आदमी अब भी अकेला है जो हमारे युवा साथी धर्मराज ने लिखी। उमेश कुमार सिंह चौहान जो एक IAS अधिकारी होने के नाते खुद एक बहुत अच्छे कवि हैं, उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, वो मुझसे ज़्यादा प्रकाश डाल सकेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा इस युवा साथी ने अपने कलम के माध्यम से आम आदमी की सामाजिक पीड़ाओं को, उसके मन की व्यथाओं को
और बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया है और निश्चित रूप से ये कविताएं पढ़ने के बाद अंतर्मन को छूती हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये उनका पहला प्रयास है और भविष्य में इससे भी अच्छी रचनाएं उनकी और आएंगी जो कम से कम समाज में एक नई दिशा दे सकेंगी, लोगों के अंदर एक नई चेतना पैदा कर सकेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। इस काव्य संकलन आदमी अभी अकेला है पर अपने विचार हमारे मुख्य अतिथि महोदय रखे, उससे पहले मैं धर्मराज जी की एक और शायरी करता जो शायद हमारे मुख्य अतिथि महोदय उसकी सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ है, उसको मैं रखना चाहूँगा और उसके साथ आगाज करूँगा मैं डॉक्टर हरदेव सिंह जी का। ये कविता है इनकी सरकारी वखारे नीरवता यथा हलचल में तब्दील, इतिहास के पृष्ठों पर झुकी एक और की कोलाहल चीख बीभत्स दृश्य, विद्युत आपूर्ति भंग, राजनीति को मिला मत रंग, विलापसी लाश सोचती अपना होता काश, और खाल मौत से खाकी चीर लगते आदि युगीन भील, फिर आस्तीन कटों के लिए शासन प्रशासन में आस्तीन तानी, त्रुटि मानवीय मानी, अनावरण चेहरे और चश्मे चढ़ी निगाहें, मौत की तुला में सरकारी वखारें, मृतकों को शांति, घायलों को सांत्वना। इस कविता के साथ मैं आगाज करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर हरदेव सिंह जी का बेहद चर्चित शख्सियत उत्तर प्रदेश की और आम आदमी में बेहद लोकप्रिय डॉक्टर हरदेव सिंह जी। मैं उनसे निवेदन करूँगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि वो किताब पर 2 शब्द कहें। बाबा हरदेव सिंह जी। यहाँ आकर वास्तव में बड़ी प्रसन्नता हुई है। मथुरा आगरा में मैं काफी रह चुका हूँ और मथुरा भी आया जाया करता था। मथुरा में अच्छे चिंतक हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, यही जानकारी है। कविता के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में एक नया और सशक्त हस्ताक्षर धर्मराज जी को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी है आदमी अभी अकेला है, उसकी हर कविताएं नए अर्थ देने वाली हैं, समाज की सच्चाई को उजागर करने वाली। वस्तुतः अल्लामा इकबाल का एक शेर है, यह तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज़ में खुदाई। है आसमान में उड़ने वाले पक्षी, उस रोटी से मौत अच्छी है जिस रोटी से उड़ने की ताकत में कमी आती। संभवतः इस भावना को आत्मार्पित करने के बाद श्री धर्मराज जी ने पुस्तक की हर कविताओं को लिखा है। एक 2 लाइन कभी मैंने लिखा था कि दोष मेरा है आईना हूं मैं, इन्हें गिला है उन्हें गिला है। दोष मेरा है आईना हूं मैं, इन्हें गिला है उन्हें गिला है। आईना है, हर आदमी अपना चेहरा देख रहा है, अपने चेहरे को गाली नहीं दे रहा है, शीशे को गाली देता है, आईने को गाली देता है। दोष मेरा है आईना हूं मैं, इन्हें गिला है उन्हें गिला है। एक कविता इन्होंने लिखी है कि आईना भी झूठ बोलता है। मैं सोचता
सोचता था कि ये तो मैं दूसरा सोच रहा था, ये सोच का जन्म इन्होंने दिया। तो फिर इस पर थोड़ा चिंतन अभी बैठे बैठे करता रहा कि वस्तुतः साहित्यकार जो होता है और साहित्य समाज का दर्पण कहा जाए, साहित्य समाज का दर्पण, और साहित्य या साहित्यकार अपनी रचना में समाज की उस समय की स्थितियां और उसका अपना स्टेटस ये जरूर दिखाता है। वर्तमान में संभवतः ये परिवर्तन शुरू हो गया है कि साहित्य में भी अब वह सब कुछ नहीं है जो वर्तमान की स्थिति का आकलन कर सके। और इन अर्थों में अगर श्री धर्मराज जी कहते हैं कि आईना भी झूठ बोलने लगा है, आईना झूठ बोलता है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि नया चिंतन दिया है। एक रूमी सूफी संत थे, उनकी दो लाइन बड़ी मशहूर है। भूखा तो गुस्से में रहता है, गुस्सा करता है और भौंकता है, और जब पेट भर जाता है तो शव बन जाता है, निष्क्रिय। श्री धर्मराज जी और समझता हूँ अपने आप में पूरा है। मैं आकर निवेदन करूंगा विशेष अतिथि हमारे श्री उमेश कुमार सिंह चौहान साहब से, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और नौकरी में और इस तरह की मतलब कि वो एक जिस लेवल के कवि है IAS की नौकरी में रहते हुए जो 24 घंटे व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी कविता के लिए समय निकाल लेना, क्योंकि कविता तो आदमी के हृदय से फूटती है और जो कवि हृदय है वो अगर कहीं कविता की बात चल रही है तो उस पर जरूर टिप्पणी करेंगे। मैं चाहे जितने अच्छा साहित्य, चाहे जितनी अच्छी कविता, चाहे जितना अच्छा एक हमको रास्ता मिले, लेकिन फिर उस पर चलने का माता नहीं पैदा होता था अधिकांश समाज के अंग में। ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है और इस पूरे आपाधापी के पूरे समाज में ये कविताएं हमको एक बार क्षणिक रूप से केवल ना प्रेरित करें, लंबे समय के लिए प्रेरित करें, एक रास्ता निकल के सामने आए। ऐसा रास्ता निश्चित रूप से एक लंबे समय तक धर्मराज जी के रचना क्रम से सामने निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की गुजरात शाखा को और प्रदेश शाखा को बधाई देता हूँ कि इस ऐसे एक अवसर पर जहाँ एक विचार विमर्श की गोष्ठी है, वहाँ इतना साहित्य में उसको शुरुआत दे करके इस काव्य संग्रह के विमोचन के साथ, उसका लोकार्पण के साथ उसकी शुरुआत किया है। इसके लिए मैं निश्चित साधुवाद के पात्र हैं। आज इस सेमिनार में जो हमने रखी है जन सामान्य के हित में मीडिया और कार्यपालिका की कार्यपालिका का समन्वय, इस विषय पर बोलने के लिए आज हमारे बीच में प्रदेश के गृह सचिव श्री जगन्नाथ सिंह को भी उपस्थित होना था, किंतु अपराध कारणों से उन कारणों पे हमारे विशेष अतिथि श्री रवींद्र सिंह जी प्रकाश भी डालेंगे कि वो क्या कारण थे तो वो उपस्थित नहीं हो पाए चुनाव में सब इसके चलते हुए। और दूसरे हमारे विशेष अतिथि श्री विनोद भारद्वाज जी कल इलेक्शन के दौरान ये रहा कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए कि ये होना चाहिए, और ये जब विषय चुना गया कि जन सामान्य के हित में मीडिया और कार्यपालिका का समन्वय, तो उसमें भी लोगों की अपनी अपनी विचार थे और हम लोगों ने सबसे यही कहा कि बेहतर ये होगा कि इन सभी विचारों पर सेमिनार के समय ये विचार किया जाए कि समन्वय उचित है या नहीं है। आज के इस सेमिनार से का प्रारंभ
हमारे बीच में मंच पर मौजूद है हमारे युवा साथी और अच्छे पत्रकारों में गिने जाते हैं, दैनिक जागरण से श्री भारतेंदु सिंह। हम चाहेंगे कि आज की इस चर्चा की शुरुआत श्री भारतेंदु सिंह के माध्यम से की जाए। बहुत अच्छा सोचते हैं और अच्छा लिखते भी हैं। सामान्य के हित में मीडिया एवं कार्यपालिका का समन्वय। शुरुआत में ही अगर मैं ये बात कहूँ कि आज के दौर में अपने जनपद या अन्य जनपदों में मीडिया कर्मियों का अधिकारियों से अच्छा समन्वय है, वो इस रूप में दोनों ही लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये गलत न हो। लेकिन जो विषय है, विषय की मूल भावना ये न होकर दूसरी है कि कार्यपालिका और मीडिया में समन्वय अगर हो तो वो जन सामान्य के हित के लिए। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है ना, लेकिन अभी हम लोकतंत्र के रूप में परिपक्व नहीं हुए हैं। इससे मेरे साथी शायद मुझसे सहमत होंगे और इस अपरिपक्वता का ही शायद नतीजा है कि जनहित के नाम पर किए जाने वाले कार्यों में कार्यपालिका, उनमें कतिपय शहरे कभी कभी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे राजे महाराजे हों। उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, उनका सलूक इन्हीं बातों की तरफ इशारा करता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया में भी, मीडिया का दायित्व भी आम जनता के हितों की रक्षा करना है। हमें लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है, लेकिन संविधान में मीडिया के लिए कहीं भी कोई हकूक वाली कहीं कोई बात नहीं कही गई है। मीडिया को जो अपने अधिकार मिले हुए हैं वो संविधान के आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात कही गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की बिना पर मीडिया अपना काम करता है। मीडिया कर्मियों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे किसी साहित्यकार के लिए जरूरी है। अभी आपने युवा कवि डॉक्टर धनराज की कुछ कविताएं सुनी और शायद आपने महसूस किया होगा कि वो जनसंवेदना से ही जुड़े हुए और जनता के हितों की बजाय, हितों की रक्षा की बजाय कुछ और बना रखा हो। कहने का आशय ये है कि आजकल हम देख रहे हैं प्रिंटेड मीडिया में भी थोड़ी तब्दीली आई है। न्याय साहित्य से भी कुछ जुड़ा हुआ है और न्याय साहित्य थोड़ी सी कुछ खाली भी हुई है। क्या होगा, इसकी दशा क्या होगी, ये तो वो आदमी हो गई है जो इसकी दुर्दशा से होगी। शहर में ठीक है, वो रुपये वाला आदमी है तो आज को फाइल उठा के अपने घर ले जाके देख ले, इसके बाद ताकत है। लेकिन एक आम आदमी जब गाँव में जाएगा और कहेगा साहब ये विभाग कहाँ है, उसको चश्मा घड़ी है या छाता दिखाई पड़ेगा कि बाबू ये 50 रुपया 100 रुपया देगा तो 1 घंटे के बजाय 10 मिनट में उसको फाइल देंगे होगी, क्या देंगे कानून। अब ये सब चीजें मीडिया अगर हमको उजागर करेगी तो मीडिया के माध्यम से भी उसका भला हो सकता है। जहाँ तक कानून के पालन या इसकी अच्छाई बहुत, अगर अच्छाई को अच्छाई की तरफ से देखा जाए उसको उसी ढंग से उसका पालन किया जाए। जन सामान्य के लिए बहुत अच्छा कानून, बहुत अच्छा नियम है, लेकिन क्या ये जन सामान्य के लिए अच्छा हो पाएगा, सवाल का। अभी हम यहाँ आ रहे थे, देखा तो सड़कों की हालत क्या है। मीडिया इसको उभारे, मीडिया इसको दिखाए, क्या सरकार नहीं जानती, क्या यहाँ के विधायक नहीं जानते, क्या यहाँ के जो अधिकारी है वो नहीं देख रहे। जन सामान्य की तरफ किसी का हाथ ही नहीं, किसी की निगाह ही नहीं।
मीडिया के लोग कहाँ तक उसको उजागर करेंगे और कहाँ तक कार्यपालिका करेगी, जबकि विधायिका या सरकार मिलकर कुछ करेंगे। तो आज जरूरत इसकी है कि तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों जन कल्याणकारी काम करेंगे, तभी ये काम संभव हो पाएगा। क्योंकि यहाँ देखता हूँ अच्छे लोग हैं, आप लोग बुरे हैं। धन्यवाद। जी ने जिस तरीके से व्यवसायीकरण हो रहा है पत्रकारिता का, बड़े बड़े मालिक है और उनकी मानक काम करना होता है तो कितनी ईमानदारी के साथ लिख पाते हैं, इस दृष्टिकोण से कि जन सामान्य का हित पूरा हो, वो बड़ा खतरे वाला काम बन गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अनुरोध करेंगे हमारे बीच में उपस्थित इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के पूर्व राष्ट्रीय सचिव, वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सचिव, निष्पक्ष ईमानदार पत्रकार उमेश चौहान जी उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक रह चुके हैं, अन्य पदों पर भी वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कुछ पद पर इन पर निगाह की। इनका जुड़ाव साहित्य से भी है, बाबा जी का साहित्य से जुड़ाव है। तीसरा नाम हम लोगों ने जगन्नाथ सिंह जी जो प्रेस सचिव हैं, तीनों लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ सिंह जी नहीं आ पाए क्योंकि आज इस चुनाव जो हो रहे हैं क्षेत्र पंचायत के 9 जिलों में चुनाव है, तो शासन की ऐसी मंशा थी कि गृह विभाग के अधिकारी लखनऊ में ही रहे और उन्हें आने की अनुमति नहीं हुई, इसलिए देर शाम उनका कार्यक्रम हुआ। हमारे लिए कार्यपालिका के लोगों में से इनसे श्रेष्ठ नाम और कोई थे नहीं जो आज आपकी इस कुर्सी पर मौजूद है। बात मीडिया और कार्यपालिका के समन्वय की, चूंकि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग हिस्से, अलग अलग काम बटे हुए हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के, उसमें एक चौथे खंभे के रूप में एक अत्यवण के तौर पर हम भी इसमें शामिल होते हैं। कहीं संविधान में परिभाषित नहीं है कि हम चौथा खंभा है, लेकिन माना है। और माना इसलिए गया कि हम पत्रकारिता के माध्यम से इन तीनों के बीच एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। समन्वय हो या ना हो, उसकी अपनी अलग बुद्धियां होती हैं। हमारे पूर्व साथियों ने कहा समन्वय है और नहीं, दोनों चीजें सही हैं। कार्यपालिका प्रशासन का एक अहम अंग है। जिले से लेकर राज्य मुख्यालय तक का प्रशासन पीसीएस और आईएएस अधिकारियों के जिम्मे ही होता है और हमेशा ही इन वर्गों ने एक अच्छा प्रशासन दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से, जो बात अभी जो तिवारी जी कह रहे थे, दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से या कहें कि 1.5-2 दशकों से हमारी राजनीति में बैठे लोगों ने कार्यपालिका को जिस तरीके से कुंद किया है, उसका नतीजा आज ये है कि जब हम कहते हैं कि अमुक अधिकारी बहुत भ्रष्ट है, अभी पिछले दिनों ही आपने ताजी खबर है, अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी के भ्रष्ट कारनामों की वजह से उसको अपने पद से हटना पड़ा। सवाल ये है कि अधिकारी भ्रष्ट कैसे होते? राजनीतिक नेताओं के निजी स्वार्थ, जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण करें, उनके हित की योजनाएं बने, उन पर अमल हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, बिजली हो, और जो लोग अपना सांसद खींचता है, चुनने से पहले ही उनकी निगाह होती है कि 5 साल में 10 करोड़ रुपया, 5 साल में लगभग 4-4.5 करोड़ रुपया किस तरीके से इस धनराशि का उपयोग किया जाए, कैसे कमाई हो,
कैसे अपने लोगों को ठेका दिलाया जाए ताकि अधिकाधिक पैसा हमें मिल सके। जब नजरिया ये होगा, और उसी तरीके से मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, आती है समन्वय की बात होती है। मीडिया का समन्वय अधिकारियों से हमेशा रहा। हमको जो भी खबरें, चाहे राज्य मुख्यालय पर हो, जिले पर हो, किसी न किसी विभाग के अधिकारी से उस विभाग की कमियां, उस विभाग की कमजोरियां, उसकी गड़बड़ियां, अनियमितताएं, घोटाले, इन चीजों की जानकारी हमको अधिकारियों से ही मिलती है, जिन्हें हम अपनी खबरों के माध्यम से प्रकाशित करते हैं और सरकार तक या शासन तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसमें भी एक तबका उसी तरीके का हो जाएगा, उसी भ्रष्ट तंत्र का एक हिस्सा बन जाएगा, तब हम लाख चाहें, सुधार करना चाहें, हम नहीं कर पाएंगे। जोकू भाई ने बहुत सही बात कही। अखबार पत्रकारिता का मिशन हुआ करती थी, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि इस देश के जितने भी अखबार हैं, सब पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हाथ में। और जब पूंजीपति और उद्योगपति अखबार का मालिक होगा, तो वो हमारा हित सोचने से पहले अपना हित सोचेगा। उसके लिए न कार्यपालिका है, न जनता है, न विधायिका है। वो पहले अपना व्यवसाय देखें। बहुत से ऐसे अखबार हैं जो किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अगर उस राजनीतिक विचारधारा के लोगों की सरकार बनेगी, तो सरकारें बदलती हैं, बिगड़ती हैं, तो चाहे बीएसपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम सारे दल अब तो मिली सरकारों का युग है। कोई न कोई हर सत्ता में शामिल रह चुका है। तो जब वो अखबारी मालिक किसी तंत्र से, किसी राजनीतिक संस्था से जुड़ा हुआ होगा, तो उस अखबार में उस सरकार के खिलाफ या उस भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ या भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ खबर नहीं चलेगी। मैं ऐसे अखबारों को जानता हूं, उन्होंने कहा कि साहब जिस जगह से वो खबर प्रकाशित हो रहा है, उस क्षेत्र के सीईओ, उस क्षेत्र के दरोगा, उस शहर के एसपी, उस क्षेत्र के डीएम, जब इनके खिलाफ खबर नहीं छपेगी, अगर उनकी गलत चीज है तो किसके खिलाफ छपेगी? अमुक नेता के खिलाफ खबर नहीं छपेगी अखबार, तो अखबार किसे निकाल रहे हैं? तो प्रश्न ये है कि जहां इस तरीके के झुकाव होंगे, जहां ऐसे स्वार्थ होंगे, जब ऐसे स्वार्थ टकराएंगे, तो जाहिर सी बात है कि समन्वय नहीं होगा। और समन्वय स्थापित करने के लिए हमारा ईमान, इससे पहले कि हम कहें कि साहब कार्यपालिका बेईमान है, हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम कितने ईमानदार हैं। हमें दूसरे को बेईमान और भ्रष्ट बताने से पहले अपने को देखना है। और मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि हम बहुत ईमान हैं, कि आपके बारे में हम आज अपना खबर छापना चाहते हैं, आप इतना दीजिए हमको, तो हम बेईमान हैं कि ये बेईमान है। मैं ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं कि हमारे साथी लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं, नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं कि आपके खिलाफ हमको खबर मिली है, हम छापने जा रहे हैं। छापने जा रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं उससे, क्यों फोन कर रहे हैं आप? इसका मानी कि कहीं न कहीं आपके मन में चोर है, आप बेईमान। तो इससे पहले कि हम दूसरे पर उंगली उठाएं, हमें अपने आप को भी सुधारने की आवश्यकता है। पत्रकार होने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम सर्वोपरि हैं और सर्वमान्य हैं, संविधान से ऊपर नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते समाज के प्रति हमारा भी दायित्व है कि अगर हम भ्रष्ट कार्यपालिका के लोगों को, अगर या भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई चीज छापते हैं, तो उससे पहले कम से कम हम इतने पाक साफ हो कि हम किसी के पास विज्ञापन के लिए गिरजाने जाते हो, किसी अधिकारी से कोई गलत काम न करवाते हो, या किसी सिफारिश करके किसी का अच्छा या बुरा न करवाते हो, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बात न करते हो, तो खर्ची दूसरा अधिकारी आकर काम करेगा। लेकिन रुचि उनकी ये है कि वो जैसा कार्य को बाबा हरदेव सिंह को या उमेश कुमार चौहान को कोई आदेश देगा, इनकी हिम्मत है कि अगर सही आदेश होगा तो ये पालन नहीं करेंगे। और होना ये चाहिए कि अगर गलत आदेश दिया जा रहा है राजनीतिक नेताओं द्वारा, तो ये हिम्मत होनी चाहिए इस बात का विरोध करें कि आपका ये निर्णय जनहित में नहीं है या देश हित में नहीं है, सरकार हित में नहीं है। आज अधिकारियों ने अपनी उस रीढ़ को कमजोर कर दिया। मौखिक पिछली सरकार के नतीजे आपके पड़ोस के जिले के आगरा के ताज
प्रकरण में शामिल है कि उन तमाम अधिकारियों ने किसी भी नेता के कहने पर, किसी मुख्यमंत्री के कहने पर करोड़ों रुपए की योजना शुरू कर दी। उस मुख्यमंत्री ने कहीं कागज पर नहीं लिखा कि इस योजना को हम स्वीकृति देते हैं। फंसे कौन? अधिकारी। क्यों फंसे? वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए, इतनी साहस नहीं जुटा पाए मुख्यमंत्री से कहे कि योजना है। और ऐसे हिम्मत वाले अधिकारी, उनको आज क्या किया जाता है? किनारे किया जाता है। आज जो आलोचना होती है कि साहब आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री है, अगर उसके यहाँ प्राइस पोस्टिंग पर कोई अधिकारी है तो कल दूसरा जब मुख्यमंत्री आएगा उस अधिकारी को किसी महत्वहीन विभाग में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो ये माना जाएगा कि ये अमुक मुख्यमंत्री की ज्यादा चाहिए थे। अधिकारी किसी से ऐसा नहीं होता। आप ईमानदारी से काम कीजिए और उनको उनसे काम कराइए। अधिकारी को काम करने के लिए है ही है, वो करेगा। अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में इस प्रशासनिक तंत्र ऐसे अधिकारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हिम्मत से काम करना चाहते हैं। और क्योंकि इसकी वजह यह है कि राजनीतिक नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, उनका भरोसा, जनता का भरोसा उन पर टूट गया है। इसलिए अब धीरे धीरे अधिकारियों में, कुछ गिने चुने अधिकारियों में जो किसी न किसी तंत्र के पिछलग्गू बना करते थे, अब धीरे धीरे वो चीज खत्म हो रही है और लोग समझने लगे हैं कि चाहे वो अखंड प्रताप सिंह हो या हीरा यादव हो, जब ऐसे अधिकारियों का ये हर्ष हो सकता है तो कल को हमारा ही हो सकता है। अपना दामन बचाने के लिए अब कम से कम वो अच्छे ढंग से काम करें। और साधुवाद देते हैं हम बाबा हरदेव सिंह जी को, जिन्होंने हमेशा गलत काम के लिए चाहे कोई भी तंत्र रहा हो, कोई सरकार रही हो, जम के डट के विरोध किया। और यही वजह है आज वो न केवल इस प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बल्कि जो अन्य सेवाओं के अधिकारियों का महासंघ है उसके अध्यक्ष हैं। ये विश्वास इनमें लोगों ने, अधिकारियों ने व्यक्त किया है कि निष्ठा की हम दूसरे को गलत बताने से पहले कम से कम अपने आप को सुधारें। जब हम अपनी कमिटी को, अपने लोगों को सुधार पाएंगे, हमारे अंदर सुधार आएगा, तो निश्चित रूप से हम अगले आदमी जब उंगली उठाएंगे तो उसकी आवाज सुनी जाएगी, वो चीज सुनी जाएगी। और रही समन्वय की बात, तो सरकार, प्रशासन और अधिकारियों और अधिकारिता के बीच समन्वय हमेशा रहा है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कोशिश ये करें, जो हमने जो बात कही थी, जो हमारे जो बात है, छोटे हो बड़े हो, हम किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, हर किसी को ये बात नहीं कह रहे हैं। हम में से कुछ लोग ब्लैकमेलिंग करते होंगे, हम में से कुछ हमारे पत्रकार साथी बेईमानी करते होंगे, लेकिन उस बेईमानी करने के अलावा एक समाज का नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम केवल शहरों तक सीमित न रहें। हम जो हमारी 85% जनता गांव में रहती है, गांव देहात की तरफ देखें, वहां के लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको भी उजागर करें। और उन चीजों, आज सवेरे ही आपके जिलाधिकारी महोदय इस मीटिंग ले रहे हैं, यहाँ नहीं आ पाए, हम लोग पुराने मित्र हैं, तो वो आए थे, बाबा हरदेव सिंह से मुलाकात करना, 4 साल से मुलाकात करना थी, यही बात हुई। मैंने उनसे एक बात कही, मैं पिछली बार, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, वृंदावन गया, वहां की सड़कों की जो बदहाली मैंने देखी, तो पिछली बार एक कार्यक्रम में आप लोगों में बहुत याद होगा कि अरविंद सिंह को लोक निर्माण राज्य मंत्री आए थे और उसमें था कि जन अपेक्षाएं। तो मैंने उनसे कहा था कि जनता की, यहाँ की जनता की अपेक्षाएं ये है कि कम से कम वृंदावन मथुरा की सड़कें अच्छी हो जाए, क्योंकि देश का यहाँ पर्यटक आता है। हम बात करते हैं हमारे लिए काशी, मथुरा और अयोध्या हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। 5 साल सरकार रही उन लोगों, काशी मथुरा की जो बहुत याद की, लेकिन वृंदावन की और मथुरा की सड़कों को कभी उनका तो ध्यान नहीं दिया। खाली ये कब्जा मिल जाए, खाली वोट कैसे मिलेगा काशी मथुरा अयोध्या के नाम पर, वोट के लिए काम करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि वोट से काम नहीं चले, जनता ने अब ज्यादा दिन वोट के नाम पर आप उसको बिल्कुल नहीं बना पाए। तो आरकेएस साहब से बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि हमारी एक ही अपेक्षा है कि आप इस जिले में जब तक जिलाधिकारी रहे तो कम से कम यहाँ की सड़कों को, दोनों शहरों के, वृंदावन मथुरा की
ऐसा करा दीजिए कि लोग ये याद करें कि आरके सिंह नाम का भी कोई जिलाधिकारी आया। उन्होंने बाबा हरदेव सिंह जी के सामने आश्वस्त किया है कि मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं जब तक रहूं कोशिश ये करूंगा 6 महीने के भीतर मथुरा और वृंदावन की तरफ का स्वरूप बदल जाए। सवाल ये है जब हमारी आकांक्षा ये हो, मुझे रोज मथुरा नहीं आना है, रोज वृंदावन नहीं आना, लेकिन अगर मैंने जो यहाँ कमी देखी, अगर मैं 67 लोग हमारे 67 पत्रकारों को हमने भेजा है विदेश में ट्रेनिंग के लिए। दुनिया देख के आए तो ये उनके सामने आता है, काम करते हैं तो ये सब जो है बहुत चीजें जो उनके काम आती है। चौहान साहब हमारी टीम में है, चौहान साहब के सूचना के हेड रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमारी हर अच्छाई बाई को वाकई में एक अच्छा मौका मिला है हमको उनको जो है यहाँ पर सुनने का विषय समझने का है। मीडिया और कार्यपालिका के बीच का मैं सिलसिले में अभी हमारे पहले वक्ता फातिम जी जो बात कही थी, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि हमारा न्यूनतम परिवर्तन नहीं है। मैंने दुनिया देखी है, अपना देश देखा है। मैं मानता हूं कि यहाँ का गैर पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा आदमी उन विकसित देशों से बहुत आगे है। फिर इसकी मदद उठाने आपको कहूँगा। आपातकाल में लोग कहते थे वोट नहीं दो, जीते इंदिरा गांधी, जीते कांग्रेस पार्टी, जो सब लोग हैं जितने लोग उनको याद कर पाएंगे। चुनाव का डर क्या है? पत्ता पाल एक किफायत सीट साथी उसमें मार निर्णय किसने लिया? देश की जनता ने किया। अभी पिछले चुनाव में कहा जाता है कि मीडिया तो अच्छा देता है, वो करता है, उसको लगता है कि वो हुआ क्या? पिछली सरकार ने केंद्र की हमारी मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, मीडिया कंट्रोल बहुत अच्छा था उसका, फ्री गुड और ऐसे नारे वो सब आम आदमी शहर में आदमी खास के बाद फिर वही बात सत्ता लोग क्या है, परिणाम है क्या है? तो मैं इस देश की जनता को बहुत ही प्रबल मानता हूँ, लोकतंत्र की। सवाल है मीडिया का। मैं दावे के साथ क्या करता हूँ कि हमारे देश का मीडिया अमेरिका जैसे देश में उनको पकड़ रहे उससे ज्यादा स्वतंत्र है। हम हर छोटे बड़े विषय के ऊपर अपनी सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन मीडिया क्या होता है? आप देखिए, वो राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम के ऊपर बहुत से बच्चे रहते हैं जिससे कोई गति नहीं होती है अमेरिका में और यूरोप में। बड़ी से बड़ी अभी 11 नंबर को हमला हुआ था मार्केट सेंटर बर्मिंघम में। हमारे देश को होता अखबार के कालम भर जाते ये कहा था आपने प्रशासनिक पूरे करने हैं। वहां किसी अखबार में आपने हिंदी देखा होगा कि उन्हीं ने उंगली उठाई। तो ये एक बहुत बड़ा मैं मानता हूं लड़का किया है। इस सिलसिले में मैं एक मिसाल दूंगा कि हमारे एडिटर थे इंटरनेशनल और कॉर्पोरेट देश की, उन्होंने एक बात कही थी। हम तो जानते हैं कि हम अपनी होता है अखबार में छप गई होता है भ्रम वाक्य, उसके लिए वो अखबार होता है कितना बड़ा अखबार, थोड़ा अखबार की मालूम नहीं है। उसके अखबार में उसके हाथ में 4 महीने का अखबार लग गया, उसने पढ़ ली अखबार में छप गई। इसलिए जरूरी है प्रशासनिक स्तर पर जो है वो छोटे अखबारों से भी
उसी प्रकार डील किया जाना चाहिए जितना बड़े मानव को है वो डील किया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बात में एक माहौल बनाते हैं देश में कि पॉलिसी देखते हैं आप चुनाव में जब वोट पड़ता है वो एक ऐसा माहौल होता है, तो पता नहीं इस बात को महसूस की जा रही है। मैं तो सरकारी समझिए कि हमने मालिकान जो है वो खरीद लिया। मेरे जहन में एक प्रश्न चिन्ह की तरह भर के आया जब पहली बार मुझे रघु सिंह ने फोन पर बताया कि ऐसा विषय है और इसमें आपको आना है। संभवतः एक कवि लेखक होने के नाते, मीडिया से बचपन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति होने के नाते, मुझे याद है विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ते थे तो दोपहर को एक शौक था कि कुछ कविताएं लिखते थे। हफ्ते में एक दिन जरूर लेकर किसी अखबार के दफ्तर में पहुंचते थे। जो परिचित मित्र होते थे वो ऐसे काम में लगा देते थे, अच्छा ये खबर भी देखो, इसमें जरा प्रूफ रीडिंग, इसमें जरा ये बैठे हैं कुछ कर रहे हैं। तो एक शौक था अखबार से जुड़ने का, वो जुड़ता चला गया। और जब सेवा शुरू की कुछ समय बाद केरल पहुंच गए तो लगभग 11 साल मैंने केरल में कार्य किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश से इतर एक राज्य में, और ऐसे राज्य में जो कई मायनों में जहाँ जनहित की बात उठती है, जहाँ एक अलग तरह का समाज जहाँ विकसित हुआ है, जहाँ समाज के जीने के पायदान की बात होती है, उस जीने के पायदान में केरल का एक ऊंचा हिस्सा माना जाता है। और मेरा अपना ये मानना है कि केरल का वो ऊंचा हिस्सा वहाँ के मीडिया की जागरूकता के कारण है। मीडिया देखिए कोई अलग चीज नहीं है। मैं मीडिया को आदमी से अभी बात शुरुआत में ही भारतेंद्र जी ने कहा, उन्होंने बात बताई कि संविधान में मीडिया का कहीं कोई उल्लेख नहीं। आज जब संविधान में संशोधन की बात के लिए जो कमेटी बनी है, शायद वहाँ इस बात पर भी चर्चा हो रही है, ऐसा मेरी जानकारी में है कि ऐसी चर्चाएं हुई हैं कि क्या मीडिया को भी संविधान का हिस्सा बनाया जाए। वहाँ पर बहुत वरिष्ठ पत्रकारों ने जो प्रेस परिषद से सबसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये विचार भी रखे हैं कि संविधान का हिस्सा मीडिया को बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें संविधान के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धारा 19 साफ अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का जो अधिकार एक आम नागरिक को देती है। तो आम नागरिक कैसे बोलता है? आम नागरिक अगर कुछ कहता है तो अखबार में छपता है। आम नागरिक में कोई भी व्यक्ति आता है वो कुछ बोलने की क्षमता रखता है, विरोध की क्षमता रखता है, वो लिखता है तो अखबार में, मीडिया में छपता है, पुस्तकों में छपता है। और नहीं तो आम आदमी की उस बात को महसूस करके मीडिया कर्मी, जर्नलिस्ट लिखता है जो आम आदमी नहीं कर पा रहा है महसूस का। तो अभिव्यक्ति की स्वाधीनता पूरे तौर पे मीडिया उस स्वाधीनता के अधिकार का उपयोग करते हुए एक ऐसी संस्था है जो कहीं न कहीं अगर कंट्रोल करके देखा जाए तो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी संविधान में हमारे जो शासन प्रणाली के तीनों अंग हैं। और जहां कहीं कोई विसंगति पैदा होती है या कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है कि समाज जो संविधान में इंगित तीनों तंत्र अगर कहीं भी गड़बड़ी करते हैं, किसी भी हिस्से में कहीं कोई खराबी है, तो समाज पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। संविधान से बता हुआ है, देश लोकतंत्र में जो संविधान की मूल भावना है कि हम एक ऐसी सत्ता है जहां पर कि प्रजातंत्र की स्थापना, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, समाजवादी व्यवस्था, तो ऐसी जो मूल अवधारणाएं हैं संविधान की, अगर समाज लोकतंत्र में उसके प्रति कहीं भी आघात होता है, आम आदमी कहीं प्रभावित होता है, तो उस जागरूकता का परिचय मीडिया को देना होता है। मीडिया के माध्यम से वहां पर उसकी खतरे की घंटी बजाई जाती है और आम आदमी का दिमाग उसके माध्यम से झकझोरा जाता है। वो जितनी ताकत से उसका इस्तेमाल होता है उतनी ताकत से समाज उसके खिलाफ होकर के खड़ा होता है। हमारे देश ने संविधान के उपयोग का वो दौर भी देखा है, इमरजेंसी, और उस समय मीडिया की भूमिका भी जो इमरजेंसी के दौरान थी, इमरजेंसी के बाद थी, वो भी लोगों ने देखी है। तो मीडिया की ताकत को लोग जानते हैं। आज की स्थिति में जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो पहला सेंटेंस लिखा तो मैं लिख दिया मीडिया बनाम कार्यपालिका, कि ये तो लड़ाई की बात होनी चाहिए कि अगर कार्यपालिका कहीं कोई गड़बड़ी करती है तो मैं पहरेदार हूं इस संविधान का, इस देश की जनता का, इस
देश की जनता की संवेदना को व्यक्त करने का मैं माध्यम हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी कलम लेके बैठूंगा आपके बारे में लिखने के लिए कि आप उस मूल भावना से अलग हट के कुछ कर रहे हो तो ठीक नहीं। ये ठीक नहीं बताने की बात मीडिया करता है। ऐसी स्थिति में कहीं समन्वय समझौते की ओर क्या मैं जो मैं सूचना विभाग में रहा हूँ और निरंतर सरकार का जो सरकारी एक मीडिया का अपना तंत्र भी होता है, सरकार का भी एक अपना मीडिया होता है, एक सीमित दायरे में वो काम करता है जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का। उसके बाहर जो मीडिया है उस मीडिया के माध्यम से भी तमाम अपेक्षाएं कार्यपालिका को होती है मीडिया से, और संबंध की बात वहां से शुरू होती वो है। पहली चीज तो मीडिया को भी कुछ अपेक्षाएं होती है कार्यपालिका से। वो क्या है? प्रेस सम्मेलन होते, दौरे पे आने का मौका मिले, प्रश्न रखने का मौका मिले, उसका जवाब जानने का मौका मिले कि कार्यपालिका क्या कर रही है, क्या नीति है, क्या क्रियाएं हैं। साक्षात्कार है, इंटरव्यू चाहिए, इंटरव्यू से भागना नहीं चाहिए कार्यपालिका को, इंटरव्यू मीडिया की जरूरत है। तो ये उनकी जरूरत है। प्रेस विज्ञप्तियां हैं, सरकारी तंत्र क्या कर रहा है, कार्यपालिका क्या कर रही है, नित्य प्रेस विज्ञप्तियां आपको मिलती है। जिला सूचना कार्यालय से प्रदेश के स्तर पर प्रदेश का सूचना कार्यालय रोज प्रेस विज्ञप्तियां निकालता है। इन प्रेस विज्ञप्तियों की अपनी आवश्यकता है मीडिया। सरकार के प्रकाशन है अभिलेख, ये प्रकाशन और अभिलेख अगर नहीं मिलते हैं तो मीडिया बहुत सारी ऐसी जानकारी से वंचित रह जाता है तो सही बात को सही तरीके से सामने रख सके। ये मीडिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अभिलेख और प्रकाशन उसको मिले। सरकारी मीडिया के समाचार इकट्ठा करना मीडिया का काम